नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल मैं किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आगे से आपकी क्लास से रेगुलर रहेगी। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, आप इसी तरीके से सपोर्ट करता रहे। जल्दी से जल्दी चैनल को थोड़ा सा है ना सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मेरे को लाइव का ऑप्शन मिल जाए। और जैसे लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा तो मैं आपके सामने लाइव पेश हुआ करूंगा फिर, है ना। तो अब इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि ना वीडियो बनाना पड़ता है, बाद में अपलोड करना पड़ता है। तो लाइव में है ना वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, लाइव में वो लाइव ही चलता रहेगा, बाद में अपने आप ही अपलोड हो जाएगा। तो उसको बाद में भी देख सकते हैं हम और लाइव भी देख सकते हैं। और लाइव में एक आपको यह भी फायदा मिलेगा कि जैसे मैं आपके सामने लाइव आऊंगा ना, तो मैं आपके कमेंट पढ़ सकता हूं। तो अब मैं आपके कमेंट भी नहीं पढ़ सकता हूं, इसलिए अपने लाइव चैट भी हो जाएगी और वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद। आज हम बात करते हैं इंडिया हिस्ट्री वाले पोर्शन की। तो हमने बात की थी अलाउद्दीन खिलजी तक। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में अलाउद्दीन का जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी, ये मुबारक खिलजी शासक बनता है 1316 ईस्वी में और यह रहा था 1320 तक। इसी के अंतिम समय में एक शासक और आ गया था, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे हम नासिरुद्दीन की। तो ये जो मुबारक खिलजी है, यह दिल्ली सल्तनत का मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खलीफा को नहीं माना था। खलीफा को नहीं माना, खलीफा को न मानने वाला पहला शासक ये था, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं माना था खलीफा को, तो थोड़ा बहुत हो, लेकिन इसने बिल्कुल ही नहीं माना। इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक मुबारक खिलजी, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, स्वयं को खलीफा घोषित किया। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह एकमात्र शासक हुआ था मुबारक खान खिलजी, ठीक है ना। इसी मुबारक खान खिलजी के पंजाब प्रांत का सूबेदार हुआ करता था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह पंजाब प्रांत का सूबेदार था, ठीक है। एक दिन यह मौका देखता है 1320 में और इस मुबारक खिलजी की हत्या करते हुए दिल्ली सल्तनत का स्वयं शासक बन जाता है। मुबारक खिलजी यह एक धर्म परिवर्तन आदमी था, धर्म परिवर्तन व्यक्ति। हिंदू था जन्म से, इसने जन्म से हिंदू होने के साथ साथ बाद में धर्म परिवर्तन किया था और बाद में इसने इस्लाम स्वीकार किया था। और दिल्ली सल्तनत में एक मात्र था नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो हिंदू मुसलमान था, हिंदू और मुसलमान था, दोनों धर्मों का व्यक्ति था, शासक बनने वाला, धर्म परिवर्तन किया। और दूसरी बात, यह एकमात्र शासक था दिल्ली सल्तनत का जो भारतीय मुसलमान था, भारतीय मुसलमान था। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र भारतीय मुसलमान यही था, ठीक है ना। पहले यह हिंदू था, बाद में मुसलमान बना और भारत का था, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे बाहर के थे, ये एकमात्र भारत का था जो पहले भारत में जन्मा था और भारत का ही हिंदू धर्म का था। मुस्लिम स्वीकार किया, इस्लाम को स्वीकार करता है और उसके बाद में है ना ये शासक बनता है। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था। मुबारक खिलजी के बारे में इतिहासकार बर्नी लिखता है, इतिहासकार बर्नी ने लिखा था कि यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो है ना बहुत बार शराब के नशे में दरबार में नग्न अवस्था में आया करता था। इतिहासकार बर्नी ने लिखा था कि मुबारक खिलजी दरबार में शराब के नशे में बहुत बार नग्न अवस्था में आया करता था, ठीक है ना। अब नागोर डोलिया कर तो दरबार में कई बार जच जाती ना लुगाया ड्रेस पेश हो जाता। तो यह था मुबारक खिलजी। इसको हटाते हुए शासक बनता है खुसरो शाह। जब खुसरो शाह शासक बनता है, इसी के समकालीन दिल्ली के अंदर एक सूफी संत था और उस सूफी संत का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन
औलिया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने इस निजामुद्दीन औलिया को, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका भेंट किया था। 5 लाख टका। तो ये जो 5 लाख टका है, इस पर एक विवाद होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको कि वो विवाद कैसे होता है। देखो, ये जो खुसरो शाह है, इस खुसरो शाह को हटाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में ही खुसरो शाह की हत्या करते हुए स्वतंत्र शासक बना था गयासुद्दीन तुगलक। और भारत में कौन सा वंश स्थापित हुआ था? तुगलक वंश। दोबारा देखो, मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक खलीफा को नहीं माना था, ठीक है ना। इससे पहले जो खिलजी वंश के शासक थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी खलीफा को नहीं माना था, लेकिन थोड़ा बहुत मानते थे वो लोग। लेकिन इसने तो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। इजाजत लेने की बात सामने आई कि खलीफा से इजाजत लेनी है, तो यह बोलता है मैं किसी खलीफा को जानता ही नहीं हूं, मैं स्वयं ही खलीफा हूं। तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, ठीक है। हिंदू मुसलमान था, जन्म से हिंदू था, बाद में इसने इस्लाम स्वीकार किया, हिंदू मुसलमान था। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान भी था, ठीक है ना। धर्म परिवर्तन कर लेता है, मुसलमान हो जाता है, और उसके बाद में एकमात्र भारतीय मुसलमान भी था, ठीक है ना। अब देखो, इस मुबारक खिलजी के बारे में इतिहासकार बर्नी ने लिखा था कि शराब के नशे में यह दरबार में नग्न अवस्था में पेश हुआ करता था, ठीक है ना। दरबार में नग्न अवस्था में पेश हुआ करता था। मुबारक खिलजी की हत्या की थी नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने, ये इसी के पंजाब प्रांत का सूबेदार हुआ करता था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह मुबारक खिलजी के पंजाब प्रांत का सूबेदार था। कमजोरी देखता है और एक दिन हत्या करते हुए स्वतंत्र शासक बनता है, तो थोड़े ही दिन रहता है। इसी के मुल्तान प्रांत का शासक था गयासुद्दीन तुगलक। और यह भी एक दिन अवसर देखते हुए इस खुसरो शाह की हत्या करते हुए स्वतंत्र शासक बनता है। खुसरो शाह के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहा करता था, जिसको इसने 5 लाख टका दी थी, ठीक है ना। इस प्रकार खिलजी वंश है वो कंप्लीट होता है। और अब हम आज देखते हैं तुगलक वंश को। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे काल तक चलने वाला राजवंश था। सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश था, 1320 से लेकर 1414 तक। इस वंश का संस्थापक मैंने आपको अभी बताया था। इस वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बनता है शासक। तो गयासुद्दीन तुगलक, इसके बारे में कहा जाता है कि यह सबसे दिल्ली सल्तनत में उदारवादी शासक हुआ था। उदारवादी शासक, दिल्ली सल्तनत का सबसे उदारवादी शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो नई भू प्रबंधन प्रणालियां लागू की थी, नई जो भू प्रबंधन प्रणालियां चल रही थी भारत में, उन सभी को बंद करता है। और जो उससे पहले प्राचीन काल से चली आ रही प्रणाली थी भू प्रबंधन, धरती को लेकर, जैसे यानी बंटवारा कैसे करना है और कर कैसे वसूलना है, वो ना जो प्राचीन काल से चली आ रही थी वो ही लागू कर देता है। इसने जनता से कर माफ किया था, लेकिन यह कर पूरा माफ नहीं करता है। इससे पहले जनता से कर वसूला जाता था 1/2, तो यह कर माफ करते हुए और 1/3 कर देता है। जनता का कर घटाता है
कुछ कर माफ करता है छोटे बड़े, और जो बड़े भूमि लगान के जो कर थे उनको पहले 1/2 आधा हिस्सा शासक का हुआ करता था, आधा हिस्सा जमींदार का हुआ करता था। तो इस समय ये 1/3 करता है। जो तीसरा हिस्सा है ना वो शासक का होगा और 2 हिस्से होंगे वो होंगे जमींदार के, जो किसान होता था उसके लिए। ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसानों के बारे में सोचने वाला, किसानों पर ध्यान देने वाला यह शासक हुआ था गयासुद्दीन तुगलक। इसने कहा था यदि दिया हुआ कर शासक है वो नहीं वापस उतार सकता है, जैसे ऋण दिया करते थे और जो ऋण है ना वो नहीं चुका पाता कोई शासक है तो उसको है ना शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यदि नहीं चुकाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, मत चुकाने दो, लेकिन उसको है ना प्रताड़ित नहीं कर सकते। ये किसानों के लिए इसने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया था। ठीक है ना। सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान देने वाला यह शासक हुआ था दिल्ली सल्तनत में पहला। इसके शासनकाल में भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण हुआ था। नहरों का निर्माण क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं कि सर्वाधिक नहरें निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो याद रखना इसी के शासनकाल में होती है। सबसे पहले नहर किस शासक के शासनकाल में बनी थी, तो वो इसी के शासनकाल में बनी थी। ठीक है ना। लेकिन याद रखना ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही सीमित थी, ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था इसका जो सिंचाई व्यवस्था थी वो, लेकिन इसने कोशिश की थी जरूर। तो नहरों के प्रति यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक नहर निर्मित किस शासक के शासनकाल में होती है, तो सर्वाधिक नहर निर्मित है वो इसी के शासनकाल में होती है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने लगभग संपूर्ण रियासतों पर अपना अधिकार कर लिया था। संपूर्ण भारत पर इसका अधिकार था, संपूर्ण भारत पर। इसीलिए संपूर्ण भारत पर इसका अधिकार था, इसीलिए ऐसा उल्लेख मिलता है कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भारत में असंख्य विद्रोह हुए थे। असंख्य विद्रोह। भूभाग बड़ा था तो विद्रोह ज्यादा ही हो गए। इसने पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था, इसीलिए इसके शासनकाल में असंख्य विद्रोह हुए थे। इसने अभियान चलाया था देवगिरी पर। इसने अभियान चलाया था देवगिरी पर। लेकिन याद रखना इसका जो देवगिरी अभियान है यह अभियान चलाया था इसने अपने पुत्र के निर्देशन में। इसके पुत्र का नाम था जोना खां। जोना खां। देवगिरी और मुल्तान प्रांत को यह जोना खां जीत कर देता है। तब इसने है ना भारत में विलय किया था देवगिरी और मुल्तान को। ठीक है ना। वैसे भी वो जो मुल्तान प्रांत है वो तो पहले भी हिस्सा था, लेकिन बाद में लोगों ने उस पर अधिकार कर लिया था। लेकिन देवगिरी है वो भी भारत के पक्ष में नहीं था, वो भी दूसरे के किसी के अधीन था। तो जोना खां है यह सबसे पहले इसको पकड़ता है। ठीक है। अब देखो आगे की बात, दोनों को पकड़कर भारत में मिला लेता है। यह पहली बार गर्व की बात थी कि दोनों भारत के हिस्से बने थे, दिल्ली सल्तनत के हिस्से बने थे। इस गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा जो विद्रोह है वो सबसे बड़ा विद्रोह किया था ना, वो उसका मैंने आपको बताया था बंगाल का गवर्नर बलबन के शासनकाल में। याद करो, बलबन का बेटा जो बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट रहा था, जिसका नाम था बुगरा खां। ठीक है ना। बलबन का तो बेटा था और नाम था बुगरा खां, है ना। गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था बलबन। और बलबन के बाद में इसके पोते शासक बनते हैं कैम्यूस और केकुबाद, जो ईरानी प्रथा पर आधारित हमने नाम रखे थे। ठीक है। इसका छोटा बेटा था बलबन का जिसका नाम था महमूद खान। महमूद खान की मृत्यु हो जाती है बाल्यावस्था में, उसी कारण बलबन ज्यादा टूटा था। ठीक है। उसके बाद में इस बुगरा खां को कहा गया था शासक बनने के लिए, तो इसने कहा था मैं बंगाल की सूबेदारी से संतुष्ट हूं, मैं सिर्फ बंगाल की ही सूबेदारी करूंगा। यह बंगाल का सूबेदार। इसने बंगाल में विद्रोह किया था गयासुद्दीन तुगलक का। इसने स्वयं को शासक घोषित किया था कि मैं शासक हूं। यह स्वयं को शासक घोषित कर देता है बुगरा खां। इस विद्रोह के चलते जब ये विद्रोह हो रहा था तो गयासुद्दीन तुगलक सोच रहा था कि मैं जाऊं बंगाल और जाकर इसका विद्रोह दबाऊं।
गयासुद्दीन तुगलक जाता है बंगाल। इसी समय हमने बात की थी कि इसके समकालीन दिल्ली के अंदर जो सूफी संत था, सूफी संत का नाम बताया था मैंने आपको, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ये निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत है, जनता में गहरी पकड़ है। मतलब यदि कोई आदेश जारी कर देता था ना निजामुद्दीन औलिया, तो उसकी है ना कोई अवहेलना नहीं कर सकता था, ठीक है ना। हो सकता है गयासुद्दीन के आदेश की अवहेलना हो सकती है, कोई पालन करे या न करे, लेकिन इसके आदेश की जरूर करते थे, ठीक है ना। तो अब देखो, निजामुद्दीन औलिया के पास 5 लाख टका है, खुसरो शाह देकर गया था 5 लाख टका, वो 5 लाख टका इसके पास है, जनता में गहरी पकड़ है। यह बात किसी ने गयासुद्दीन तुगलक के कानों तक पहुंचा दी कि इसकी जनता में पकड़ है, इसके पास पैसे है, सामग्री दी हुई, वो सामग्री तुम वापस ले ले। यदि वापस नहीं लेता है तो यह शासक बन सकता है। गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया से मुलाकात की, औलिया को कहा कि आप मेरी जो है ना आपके पास 5 लाख टका की राशि वो दो। तो इसने मना कर दिया कि दान में दी हुई चीज है ना वो वापस नहीं दी जाती, ठीक है, ये नहीं देता है। तो इसी कारण दोनों के बीच में खिंचातान चालू हो गई थी, तुम मैं होने शुरू हो गई थी। अब बिचौलिए लोग क्या करते हैं, निजामुद्दीन औलिया के यहाँ बैठे बैठे जाते हैं गयासुद्दीन के पास, और यहां से उठकर यहां जाकर बोलते हैं कि है ना तुगलक औलिया ने आज तेरे लिए यह कहा। इससे बात सुनते हैं, वो लाकर बताते हैं औलिया को कि तुगलक ने आज तेरे लिए यह कहा। दोनों के बीच में खतरनाक खींचातानी चल रही है, और सबसे बड़ी बात वो कि 5 लाख टका भी इसके पास है, जनता में गहरी पकड़ है। तो कहीं ये तेरा काम निपटाकर स्वयं शासक बन सकता है। तो यह तुगलक के दिमाग में बात आती है। अब तुगलक चला जाता है बंगाल, बुगरा खां का विद्रोह दबाने के लिए। दिल्ली में बैठा था जोना खां, अब बुगरा खां का विद्रोह दबाने के लिए चला जाता है। तो वहीं पर यही इसी खौफ से वो स्वतंत्र नहीं हो रहा है, यही खौफ रहता है इसके कि ना आज औलिया ने तेरे लिए यह कहा। तो एक दिन इस बंगाल में बैठा तुगलक दुखी हो जाता है खौफ से। किसके खौफ से? औलिया के खौफ से। तो इसने कहा था कि है ना मैं इस विद्रोह को दबाते ही इस औलिया को देखूंगा। तो इसने कहा कि उस औलिया को बोल देना या तो मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़ दे, अन्यथा आते ही औलिया का काम जमाऊंगा। तुगलक से यहां आए सीधा औलिया के पास बिचौलिए लोग, आकर कहा कि आज है ना तेरे लिए बहुत बड़ी बात कही। कौन सी कह दी? कि या तो तुम है ना दिल्ली छोड़ दे, अन्यथा बंगाल विद्रोह से आते ही सबसे पहले तेरी हत्या करेगा। तो इस समय औलिया ने भी अच्छा जवाब दिया था कि बोल देना आपके तुगलक को कि बेटा दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली आएगा, कब होगा कब नहीं होगा, तो दिल्ली अभी दूर है तेरे लिए, यह बात कही जाती है। तो यह ना अच्छी लाइन है, दिल्ली अभी दूर है। कई जगह एग्जामों में, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि दिल्ली अभी दूर है का नारा किसने दिया था? तो याद रखना सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी 1857 की क्रांति का नारा है, और सीधा चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। अब देखो आगे की बात। इस बंगाल विद्रोह को दबाने के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली आ रहा है। इसका बेटा जोना खां आगे चलकर यही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है। जोना खां ने सोचा कि बापू इतनी बड़ी उपलब्धि लेकर आ रहा है तो सीधा घर में क्या घुसने दे, रास्ते में कहीं इसका स्वागत करते हैं। तो इसके स्वागत समारोह के लिए इसने तुगलकाबाद में, दिल्ली के निकट ही है तुगलकाबाद, इस शहर का कस्बा था, नाम था अफगानपुर। अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया था, ठीक है ना। जोना खां ने
गयासुद्दीन तुगलक को स्वागत समारोह के लिए अफगानपुर तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनाया था। यह जो लकड़ी का महल है, इस लकड़ी के महल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लकड़ी के महल का जो वास्तुकार था वो था गयास बेग अहमद। गयास बेग अहमद, यह गयास बेग अहमद इस लकड़ी के महल का वास्तुकार था। इसने यह महल बनाया। इधर से आया गयासुद्दीन तुगलक, तो जोना खान ने कहा कि पिताजी आप आराम कीजिए। तो ये आराम करने के लिए उस महल में जाता है। अब हवा का एक झोंका आता है और उस झोंके से महल हड़बड़ा कर गिर जाता है। गिरने के कारण तुगलक की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया था। निजामुद्दीन औलिया ने जो बात कही थी वो सत्य हो गई थी कि दिल्ली अभी दूर है। तो यह औलिया इसके दिल्ली पहुंचने के बाद में दिल्ली छोड़ने वाला था, लेकिन इसमें दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया था। तो ध्यान रखना, हो सकता है ऐसे बाबा के चक्कर में आपको भी करना पड़े कुछ। तो आशीर्वाद ऐसे ही देते हैं वो बाबा। दोबारा देखो, तुगलक 1320 में शासक बनता है। इसका शासनकाल रहा था 1325 तक। तुगलक वंश की बात की जाए तो इसका संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना ये तुगलक वंश है ना, ये तुगलक वंश न तो कोई वंश का नाम है, न कोई जाति का नाम है, न कोई धर्म का नाम है। गयासुद्दीन तुगलक का पूरा नाम ही गयासुद्दीन तुगलक था। इतिहासकारों ने एक समाज के लोग होने के कारण पढ़ने की सुविधा को देखते हुए इस वंश का नाम रखा था तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक उदारवादी शासक था सबसे ज्यादा। इसने है ना खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो भू प्रबंधन प्रणालियां लागू की थी उनको नष्ट करते हुए प्राचीन काल से चली आ रही प्रणालियों को लागू किया था। ठीक है, सबसे पहले इसने छोटे बड़े जो कर थे उनको माफ किया। कृषि का जो कर था उन पहले 1/2 वसूला जाता था, उसके बाद में इसने नया 1/3 वसूलना लागू किया और कहा यदि किसी कारणवश कर बढ़ाना भी पड़ जाए तो एक साथ में 1/11 कर ही बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, किसानों के शरणार्थी, इसने कहा था यदि कोई किसान ऋण नहीं चुका पाता है, कर नहीं चुका पाता है तो उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इसने सिंचाई व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हुए सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया था। वो दिल्ली के आसपास तक सीमित रह गई थी, वो बात अलग है। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया था, इसीलिए इसके शासनकाल में असंख्य विद्रोह हुए थे। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस शासक के शासनकाल में असंख्य विद्रोह हुए थे, तो वो शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, अब देखो यह निजामुद्दीन औलिया, इसको खुसरो शाह ने 5 लाख टका दिए थे। वो 5 लाख टका गयासुद्दीन तुगलक आज वापिस मांगता है तो यह मना कर देता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में मन मुटाव हुए थे, तू तुम्हें में शुरू होती है। इसका विद्रोह किया था बंगाल के अंदर बलवन के बेटे बुगरा खान ने। इस विद्रोह को दबाने के लिए जाता है तो यहां से इसने कहा था कि बोल देना आपके औलिया को मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली खाली कर दे, छोड़कर चला जाए, अन्यथा मैं हत्या करूंगा। अब देखो इसी समय ये जो बीच वाली बात लोगों ने आकर इसको बताई तो औलिया ने कहा था कि बोल देना आपके तुगलक को दिल्ली अभी दूर है। यह विद्रोह दबाने के बाद में दिल्ली आ रहा है। इसके बेटे जोना खान ने तुगलकाबाद शहर के अफगानपुर कस्बे में इसका स्वागत समारोह रखा। यहाँ पर इसने एक लकड़ी का महल बनाया और इस लकड़ी के महल में यह ठहरता है। इसी समय हवा के झोंके से यह महल फड़फड़ाकर गिर जाता है। गिरने के कारण इसकी 1325 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस महल का जो वास्तुकार था वो गयास या अयास बेग अहमद था। ओके, अब देखो ये बात हमने 1325 तक कर ली। यह जोना खां शासक बनता है और शासक बनते ही नया नाम रखता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ओके।